पिछली क्लास में हमने दो बैलों की कथा के 3 पृष्ठों का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे के पृष्ठों का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा था उसमें कि झूरी नाम का पात्र है, उसके 2 बैल हैं, हीरा और मोती, और दोनों बैल अपने मालिक से और मालिक अपने बैल से बहुत स्नेह करते थे। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जब भी वो काम पे ले जाता था तो दोनों मन लगाकर काम करते थे। एक दिन उनका साला झूरी का आया और बैलों को अपने यहाँ ले गया। बैलों को लगा कि उनको बेच दिया गया है। वो मन ही मन बहुत स्नेहपूर्ण विद्रोह की भावना उनके अंदर झूरी के प्रति थी। झूरी के प्रति यह विद्रोह इसलिए था कि वह सोच रहा था कि उनको बेच दिया गया है। मन ही मन में बैल कह रहे थे कि आपने हमको बेचा क्यों? आप जितना खिलाते थे हम उतना काम करते थे, और आप अगर चाहते तो और हम काम कर सकते। लेकिन उनको यह अंदाज़ा नहीं था कि उनको बेचा नहीं गया, बल्कि कुछ दिनों के लिए वो दूसरी जगह गए। झूरी का साला जब गया, उनको ले गया, तो उनको उस तरह का स्नेह प्रेम नहीं दे पाया जो झूरी देता था। उनके सामने सूखे भूसे रख दिए गए, न चूनी डाला गया, न कि न हरा चारा डाला गया। उन्हें बहुत अजीब सा लगा। नई जगह भी थी। तब वो रात को पगह तुड़ाकर वहाँ से रात में भागकर चले आए गया के घर। गया ने देखा तो उसको भी खुशी हुई, बैलों को भी खुशी हुई। लेकिन मालकिन ने देखा तो वो बहुत गुस्से से भर गई। बैल जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के गांव के बच्चे भी थे। उन्होंने उनका स्वागत किया, तालियां बजाईं। अब इसके आगे पाठ में क्या लिखा हुआ है इसका हम अध्ययन करेंगे। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इतना प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। इसका प्रतिवाद यानी बच्चे जो बातचीत कर रहे थे, इसका प्रतिवाद यानी जवाब देने का, विरोध करने का साहस किसी में नहीं, या किसी ने उसका जवाब दिया भी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल है। नमक हराम यानी गद्दार, कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री को लगा कि काम करना पड़ा, इसीलिए वो वहाँ से नाराज होकर भाग गए। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। झूरी की पत्नी ने जो आरोप उसके बैलों पर, झूरी के बैलों पर लगाया, झूरी को बहुत ख़राब लगा। नमक हराम क्यों हैं? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? और यही सच्चाई भी थी, चारा दाना उनको अच्छे से नहीं दिया। स्त्री रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो हो बैलों को खिलाना जानते हो। तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। स्त्री जो थी उसकी बड़े गुस्से से कहती है कि तुम्हें ही सिर्फ बैल को खिलाने आता, बाकी लोग तो खिलाते पिलाते नहीं हो, वो सिर्फ पानी पिलाते हैं। एक प्रकार से चिढ़ कर यह बातें कही। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागती? अब ये जीवन में जो स्त्रियां होती हैं हमारे समाज में, वो सारी आलोचनाएं सुन सकती हैं, लेकिन अपने मायके की आलोचनाएं वो नहीं सुन पाती हैं। और इसी तरह जब झूरी ने यह बातें की, वहाँ के गया की आलोचना की, तो वो गुस्से से भर गई। स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी। ये ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। झूरी की पत्नी ने यह आरोप लगाया कि झूरी पे कि तुम पागल हो, तुम बुद्धू हो, तुम मूर्ख हो। इन बैलों की सिर्फ को खिलाते पिलाते हो, इनको हट्टे कट्टे बना रहे हो, काम नहीं लेते हो। इसी वजह से जब वहाँ मेरे भाई ने इनसे काम लिया तो इनसे काम करते न बना, और वहाँ से भाग खड़े हुए। साथ में झूरी की पत्नी ने यह धमकी भी दी कि अब मैं इनको चारा और खली चोकर वगैरह नहीं दूंगी, सिर्फ सूखे भूसे ही इनको अब खिलाए जाएंगे, चाहे ये जिए चाहे ये मरे, अब यही इनको खाना पड़ेगा। वही हुआ, मजदूर को ताकीद कर दी गई। ताकीद का मतलब बार बार चेतावनी दी गई कि बैलों को खली सूखा भूसा दिया जाए।
सिर्फ उनको भूसा दिया जाए, खाली भूसा दिया जाए और खली चूनी चारा एकदम न दिया जाए। जूरी की पत्नी काफ़ी गुस्से में थी, इसीलिए नौकर को यह चेतावनी दी कि इनको ताकीद यानी चेतावनी दी कि इनको भूसा ही, सिर्फ सूखा भूसा खिलाया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा उनके, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आँखों से द्वार की ओर ताकने लगे। हम अपने घरों में भी देखते हैं, जब बैल हों चाहे गाय हों चाहे और कोई जानवर, जब वो नाद में मुँह डालते हैं और खाने का प्रयास करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता तो बार बार हमारी तरफ या दरवाजे की तरफ देखते हैं कि काश कुछ चूनी मिल जाए या चोकर मिल जाए। इसी तरह हीरा मोती भी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे, मालकिन मुझे मार डालेगी। नौकर ने कहा, मालकिन मुझे मार डालेगी। जूरी ने मजूर से यानी मजदूर से कहा, डाल दो। मजदूर ने मना कर दिया। चुरा कर डाला। फिर जूरी ने कहा कि जा चोरी से डाला। ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सी कहोगे, यानी तुम भी बाद में मुझे ही डांटोगे अगर मैं डाल दूंगा चोरी से तो। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता, यानी बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें उसने उसको लगा दिया, उन दोनों को। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील। हीरा और मोती में हीरा सहनशील सद्विचार का प्रतीक है, मोती अड़ियल और उग्र स्वभाव का प्रतीक है। आगे संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। उन्होंने कल उसको जो परेशान किया था, रस्सी तुड़ाकर जो भाग गए थे, उसका उनको दंड दिया। दंड क्या दिया? फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी, यानी अब पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। और समाज में सबसे बड़ा दंड होता है अपमान करना, नज़रअंदाज करना। उसने हीरा मोती का अपमान किया एक प्रकार से, और अपने बैलों को चूनी, खरी, हरा चारा सब कुछ दिया, लेकिन उन्हें सिर्फ सूखा भूसा दिया। और उन्हें यह अपमान बहुत भयंकर प्रतीत हुआ। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। टिटकार मतलब मुंह से टिक टिक की आवाज़ निकालने पर, यानी जब वो बुलाता था इस तरह तो वो दोनों उछलने कूदने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, यानी यहाँ पर उनको मार पड़ रही है, सूखा भूसा दिया जा रहा है। दूसरे जो उसके वहाँ पे बैल हैं उनको अच्छे चूनी मतलब चारे दिए जा रहे हैं। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत सम्मान जो था, सम्मान के आहत होने के, सम्मान के गिरने की जो व्यथा थी वो तो पहले ही उनका अपमान हो चुका था। अब उसके बाद उनको सूखा भूसा दिया जा रहा है, यानी उनका और अपमान किया गया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव उठाने की कसम खा ली थी। पाँव उठाने की, चलने की, यानी नहीं चलना है, ये कसम खा ली। और मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया, यानी वहाँ से टस से मस न हुई। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मोती को यह देखकर बहुत बुरा लगा और वह गुस्से से फूट पड़ने वाला ही था। बच्चों, इस कहानी में प्रेमचंद ने उर्दू के शब्दों का और मुहावरों का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। तो जहाँ जहाँ पे ये मुहावरे आएंगे आप उनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। गुस्से से काबू से बाहर होना, ये एक मुहावरा है, यानी क्रोध से आपा खो देना, क्रोध से उबल जाना। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ सब टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते, यानी दोनों पकड़ में न आते अगर गले में बड़ी बड़ी रस्सी न होती। हीरा ने मूक भाव से कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी।
अब यहाँ पे एक दोस्त दूसरे दोस्त की पीड़ा देखकर सहन नहीं कर पाया और यहाँ पे प्रेमचंद की कहानी का एक उद्देश्य सच्ची मित्रता प्रकट होती है और यह सच्ची मित्रता बार बार आप इस कहानी में प्रकट होगी। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगी। ये उच्च कोटि की बात करता है, कहता है कि हमें स्वभावगत जो हमारी विशेषताएं हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। हमारा जन्म ही हुआ है खेतों में हल में लगने के लिए, जुए में लगने के लिए, काम करने के लिए और मार खाने के लिए। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। मैंने पहले बताया कि मोती उग्र स्वभाव का है, वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन हीरा समझदार है, संयमित है, संवेदनशील है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक आध को गिरा दूंगा। हीरा ने समझाया कि नहीं खड़े रहो, तो मोती ने कहा, नहीं अगर इस बार मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। नहीं, हमारी जात का यह धर्म नहीं, मारना किसी को नुकसान पहुंचाना ये बैल जाति का धर्म यानी गुण नहीं है। हमारा कार्य मनुष्य के लिए काम आना, उसका सहयोग करना, उसके मेहनत में साथ रहना। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मोती इस बार मानता नहीं, अगर वह मारते तो वह भी मारता। उसके तेवर यानी उसका स्वभाव देखकर गया और उसके सहायक यानी जो लोग आए थे और गया के साथ उसको पकड़ने के लिए हीरा मोती कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत मतलब हितकर है, लाभ में है, नहीं तो अगर हम मारेंगे तो मोती या हीरा दोनों हम पर भी प्रहार करेंगे। मसलहत, हितकर। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कहते हैं कि माना जाता है कि अगर आप दुख में हो, समाज आपको दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, और उस समाज में से अगर कुछ लोग आपको सांत्वना दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो आपको सबसे प्रिय लगते हैं। और यही बैलों के साथ हुआ। उस पूरे गया के परिवार में लोग उसके साथ, बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, पर एक लड़की थी वहाँ छोटी, वो आई और उनको 2 रोटी दी। उन्हें जैसे अपनापन महसूस हुआ। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, बैलों ने ऐसा सोचा। लड़की भैरव की थी। भैरव एक पात्र है, उसकी बेटी है। उसकी माँ मर चुकी है, सौतेली माँ उसे मारती रहती। इसीलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी। यानी जब व्यक्ति परिवार में परेशान होता है तो बाहर कहीं से भी कोई अगर संवेदना प्रकट करता है तो वह उसके करीब हो जाता है, उसको आत्मीयता मिलती है। इसी तरह बच्ची के साथ था। बच्ची के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा था उस परिवार में, तो उसको इन बैलों से लगाव हो गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, मार भी खाते, थोड़ा सा विरोध भी करते। शाम को थान में बांध दिए जाते। थान वह जगह होती है जहाँ पे जानवरों को बांधकर चारा डाला जाता है, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आँखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी, यानी लड़की जो 2 रोटी दे जाती थी वो एक प्रकार से उनके लिए बरकत हो जाती थी। उनको उनकी वृद्धि, उनके भूख को शांत कर देती थी। 2-2 गाल भूसा खाते थे, फिर भी वो कभी दुर्बल नहीं हुए। इसका एकमात्र कारण उस लड़की का प्रेम और उसके द्वारा खिलाई जाने वाली 2 रोटी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा,
मोती हीरा से कहता है कि अब हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, अब हमसे सहा नहीं जा रहा है, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती ने बोला गुस्से से, अब बर्दाश्त से बाहर है, बहुत हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और इसका विरोध अब हमें करना चाहिए। हमने जीवनी शुरुआत में पढ़ा था कि यह गधे का छोटा भाई होते हैं बैल। गधा किसी भी परिस्थिति में विरोध नहीं करता है, लेकिन बैल कभी कभी विरोध कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मोती के द्वारा प्रकट हो रहा है। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियाँ देती है उसी की लड़की है जो घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी अगर हम इस घर के मालिक को मारेंगे, और अगर मर गया तो ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। मालकिन को न फेंकूं, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। अब यहाँ पे एक नैतिक उद्देश्य प्रेमचंद जी ने दिया है कि समाज में औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर उन्होंने एक प्रकार से आक्षेप किया है कि पुरुष वर्ग हो या समाज का जो संचालक हो, उसे औरतों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मोती विरोध प्रकट करता है, हीरा से तुम बार बार मना कर देते हो, यह मत करो वो मत करो, तो बताओ क्या करूँ? मोती कहता चलो तुड़ा लेते हैं, रस्सी भाग चलते। हीरा इस पर सहमति प्रकट कर देता है। आगे, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा दो, फिर एक झटके में जाती है, यानी एक झटके में टूट जाएगी, चबा देंगे थोड़ी सी पतली हो जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मुंह में न आती थी, यानी रस्सी बहुत मोटी थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उनका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज ही घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी या मालिक, और एक नाथ का अर्थ होता है कि जानवरों की नाक में जो रस्सी डाली जाती है, जो रस्सी पहनाई जाती है। अब उस रस्सी के द्वारा जानवरों को काबू में किया जाता है, यानी जो उसका मालिक होता है, जो अड़ियल स्वभाव के जानवर होते हैं, उनको काबू करने के लिए उनकी नाक में वो रस्सी डाला जाता है। इसीलिए उस रस्सी को नाथ कहा जाता है, और नाथ का मतलब होता है स्वामी या मालिक। उसने गराव खोल दिया, यानी गर्दन की रस्सी को खोल दिया। अब दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। फिर भी अब वहाँ पे रस्सी खुल गई, फिर भी हीरा वहाँ नहीं जा रहा था, क्योंकि हीरा को उस लड़की पर आने वाले कष्ट का अंदाज़ा था, उस पर जो आने वाली आफत थी। वो नहीं चाह रहा था हीरा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। अब यहाँ पे एक और उद्देश्य निकल कर आता है कि जीवन में हमें अपने कार्यों के द्वारा या हमसे किसी को पीड़ा न पहुँचे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। गया हड़बड़ा कर बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमी को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। यानी वहाँ से आज़ाद होने की इतनी खुशी थी, यही स्वतंत्र होने की इतनी खुशी थी कि जिधर ही वो भागे, भागते ही चले गए। उन्होंने इसका अंदाज़ा, उनको इसका भान नहीं रहा कि मैं गया के घर जाने वाले रास्ते पर जा रहा हूँ, यानी मैं जहाँ रहता था उसी रास्ते पर जा रहा हूँ कि किसी और रास्ते पे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी तो बेतहासा भागे, वहीं मार गिराना था। मोती बोलता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। कहते हैं कि मनुष्य, जो सज्जन मनुष्य होता है, उस पर कितने भी आक्षेप या आलोचनाएं हों, वो अपनी सज्जनता को कभी होती है तो उस पर वो अपनी कभी सज्जनता छोड़ता। हीरा जो बात समझाता है उसको रहीमदास ने भी कहा है कि जो सज्जन लोग होते हैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। जैसे चंदन है, उसकी
खासियत है, शीतलता प्रदान करता है। और उसमें विषधारी सर्प जब लपेटे रहते हैं तब भी वह अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता है। अर्थात विपरीत परिस्थिति में विपरीत प्रकृति वाले स्वभाव वाले लोग भी अगर आपके साथ हों और आपका स्वभाव जो है उस स्वभाव को हमें नहीं त्यागना चाहिए। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, यानी परेशान हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगी। रह रह कर आहट ले लेते, यानी देख लेते कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता जाता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, हीरा को भी क्रोध आ गया जब वो गिर गया। संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, किनारे हट गया। मोती समझ गया था कि अब हीरा गुस्से में है, इसलिए उसने अब अपने को थोड़ा सा पीछे कर लिया। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है, यानी डौंकना मतलब उछलते कूदते आ रहा है, बड़ी तेज़ी से आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे। बगले झांकने का मतलब निरुत्तर हो जाना, कुछ समझ में ना आ जाना, इधर उधर देखना। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। सांड पूरा हाथी था, उससे उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान न बचती। यानी न भिड़ते तो दौड़ा के मारता, भिड़ते तो मर जाते। अब करे तो करे क्या, यानी आगे कुआं और पीछे खाई। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। वो सांड को देखकर दोनों बड़े परेशान हो गए। अब करे तो करे क्या, यह उनको समझ नहीं आ रहा। अब वो दोनों कैसे इस विपत्ति से आगे निकलते हैं, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसमें लेखक ने एक संदेश भी प्रकट किया है कि कैसे मिलकर वो आगे बढ़ते हैं, और उसमें उन्होंने एकता का संदेश दिया है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसके आगे के पृष्ठों को लेकर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।